Okay, so very good evening. So yesterday we have understand about the exploration, why we do exploration, what is the role of understanding, how we do observation. So today uh, we will learn how we can make the theoretical background on the basis of exploration. Wait. So I'm going to share my screen. Is it visible to you? Yes, sir, visual. Yes, sir. Okay. So, if I talk about what is theoretical background, so how can you answer? Means, in your opinion, आपकी नज़र में theoretical background क्या है? एक रिसर्चर के लिए theoretical background क्या होना चाहिए? If anyone can answer. कृष्णा जी, anyone? सर थ्योरेटिकल बैकग्राउंड मतलब कि सर जो उनके बारे में जो लिटरेचर्स या जो बुक्स या जो भी पब्लिश की हुई हैं अभी तक, या उनके बारे में जो भी हमें मतलब पढ़ने को या जानने को मिले कि जहाँ पे हम रिसर्च करने जा रहे हैं जिस क्षेत्र में, उसके विषय में, उससे संबंधित। बिल्कुल। जब हम देखिए रिसर्च में क्या होता है, एक हम इंक्वायरी कर रहे होते हैं, ठीक है, हम लोग कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। उस जो कुछ हम एक्सप्लोर करेंगे उस एक्सप्लोरेशन के लिए हमें एक ब्लूप्रिंट बना के रखना होता है, ठीक है, एक गाइड, एक टूल किट, ठीक है। उस टूल किट के लिए हमें एक फाउंडेशन की जरूरत होती है, वो फाउंडेशन जो हमारा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड होता है, ठीक है, जिसको हम बिल्ड करते हैं। अच्छा, अब ये जो थियोरेटिकल बैकग्राउंड के लिए जो हम स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए हम लोग साइकोलॉजिकल, देखिए क्या है कि आर्ट जो है हमारा, विजुअल आर्ट का जो भी डिसिप्लिन है, कल मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था कि इसमें इतने तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं जो अलग अलग डोमेन के साथ रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं, इसको एक पर्टिकुलर सेट कॉन्टेक्स्ट में जाके एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, है ना, पीएचडी में अपने थीसिस में वही लिख रहे होते हैं। तो हम उस जो भी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट है, उस कॉन्टेक्स्ट में जाके हम क्या करने वाले हैं, हम एक फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, हम जो है एपिस्टेमोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, मैथोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे पास एक थियोरेटिकल बैकग्राउंड पहले से मौजूद हो, ताकि अगर हम लिटरेचर से भी स्टार्ट करें तो लिटरेचर में हम क्या लिटरेचर करेंगे, हम किन चीज़ों को पढ़ेंगे, है ना, वो सब चीज़ों का हमारे पास प्रॉपर एक तरीके से कीवर्ड्स प्रिपेयर होता है, पहले से रेडी होता है, जिसको हम सर्च करते हैं। जब हम सर्च करते हैं, एक कोई लिटरेचर पता करते हैं, जो हमें मिलता है उस लिटरेचर में पर्टिकुलर क्या चीज़ पढ़ेगी, वो सब चीज़ें हमें पहले से ही क्लियर होती है, ठीक है। तो रिसर्च में जो हमारा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड होता है वो ज़रूरी क्यों होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि देखिए रिसर्च में जो हमारी थियरी होती है, पहले हम उस थियरी के लिए हम बहुत कुछ थॉट होता है, जो थॉट को निकालते हैं और उस थॉट के हिसाब से हम एक्ट करते हैं। हमको उसका एक्सप्लेनेशन करना है, हमको लोगों से बातचीत करनी है, जो बातचीत है उसको इवेलुएट करना है, इवेल्युएशन के बाद देखना है ये कौन से कीवर्ड्स हैं, किस पर्टिकुलर एरिया पे ज़्यादातर लोगों की समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, किस चीज़ को लोग चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम एडवर्टीजमेंट की बात करें, तो एडवर्टीजमेंट में पर्टिकुलर हम ये सोचते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हम ये देखेंगे कि वो एडवर्टीजमेंट, एक पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट में वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो परचेज डिसीजन को जो है परचेज डिसीजन पे इम्पैक्ट डालती है, ठीक है। तो हम तमाम चीज़ों पे हम फिर उसमें
जो कॉग्निटिव कॉग्निशन होता है, उसके जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, उसके जितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं उस पर बात करते हैं। ठीक है, सोशियोलॉजिकल बिहेवियर जो होता है उस पर बात करते हैं। परचेज बिहेवियर पे ज़्यादा हम फोकस करते हैं कि परचेज बिहेवियर में क्या क्या चीज़ें हैं जो उसका अपना एक अहम भूमिका होती है, जैसे कि प्राइस कॉन्शियसनेस हो गया, ऑफर वगैरह। तो इस तरीके से हमें तमाम चीज़ों को एक एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना होता है, और उसी सिस्टमेटिक वे में हम अपना थियोरेटिकल बैकग्राउंड को प्रिपेयर करते हैं। इसके इसलिए और उस थियोरेटिकल बैकग्राउंड के ही आधार पे हम बाकी की जितनी भी हमारी रिसर्च एक्टिविटीज़ होती है उन सब चीज़ों को कंडक्ट करते हैं। अब देखिए क्या है ना, दो टर्म होता है, एक होता है आपका थियोरेटिकल बैकग्राउंड और दूसरा होता है जब हम बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड का। ठीक है, तो मोस्टली ये कंफ्यूजन होता है रिसर्चर्स के बीच में कि थियोरेटिकल बैकग्राउंड और कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड बोथ आर सिमिलर। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बिल्कुल सिमिलर नहीं होते, इन दोनों में एक डिफरेंस होता है। ठीक है, तो और नहीं, और ये जो डिफरेंस होता है ये बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ता है जो भी कुछ हम परसीव करते हैं रिसर्च के लिए। अगर हम इसके डिफरेंस को समझने की कोशिश करें तो बहुत सिंपल सा तरीका है जिससे हम समझ सकते हैं। जैसे कि जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क होता है वो जो हमारे एग्जिस्टिंग थियोरीज होते हैं, जो लिटरेचर में जो चीज़ें मौजूद होती है, जो बातें कही गई होती हैं, जो बातें प्रूव्ड होती हैं, उन स्टेटमेंट्स के आधार पर जो हम थियोरी को बिल्ड करते हैं वो हमारा थियोरेटिकल फ्रेमवर्क होता है। अब वहीं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में क्या होता है, एक लॉजिकल स्ट्रक्चर हम देते हैं और उस लॉजिक के आधार पे हम एक फ्रेमवर्क को प्रिपेयर करते हैं, जो हमारे जो भी रिसर्च एक्टिविटीज होता है उस एक्टिविटीज में हम उसको फिर उसी के बेसिस पे हम सारी एक्टिविटीज को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और थियोरेटिकल बैकग्राउंड फ्रेमवर्क हम दोनों ही चीज़ें करते हैं जब हमें जो है थियोरेटिकल बैकग्राउंड को प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, या फिर रिसर्च बैकग्राउंड को प्रिपेयर करना होता है ना। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। अब किसी फ्रेमवर्क को सेलेक्ट करने के लिए देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि हम कुछ चीज़ों पे एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रखें कि प्रॉब्लम क्या है, पर्पस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या होगा और हमारा रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है। ये चार चीज़ें बहुत जरूरी होती हैं, और इन्हीं चीज़ों से सबको, जितने भी आपके रिसर्च एलिमेंट होते हैं, चाहे वो हाइपोथेसिस हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, मेथड क्या अडॉप्ट करने वाले हैं, मेथोलॉजी क्या लेने वाले हैं, आपका डिस्कशन किस तरीके से डिस्कशन फॉर्मेट क्या होगा। ठीक है, जो आप क्वेश्चन पूछेंगे, उस क्वेश्चन जो क्वेश्चनर आप डेवलप करेंगे उसमें क्या क्वेश्चन पूछेंगे, आप स्टेटमेंट्स को किस तरीके से कलेक्टिवली प्रेजेंट करेंगे, आप फाइनली रिसर्च डॉक्यूमेंट को कंक्लूड कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं एक थियोरेटिकल बैकग्राउंड को डेवलप करने के लिए, एक्सप्लोरेशन के थ्रू डेवलप करने के लिए गाइडलाइन की बात करूं तो कुल मिला के 8 स्टेप्स हैं इसके। इन 8 स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग थियोरेटिकल फ्रेमवर्क को का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। उसमें पहला होता है कि बिगिन बाय इन आइडेंटिफाइंग योर बिलीफ मतलब ऑब्जर्वेशन। जो आपको लगता है हाइपोथेटिकली आपका कुछ ना कुछ एक ऑब्जर्वेशन होता है जिस ऑब्जर्वेशन को एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं और उसी स्टेटमेंट को आप अपने पीएचडी अपने रिसर्च के थ्रू प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर एक कोई पर्टिकुलर आउटकम, चाहे वो आपका हाइपोथेटिकल होता है, जो हाइपोथेसिस होता है, चाहे वो आपका रिजेक्ट होता है चाहे एक्सेप्ट होता है, अकॉर्डिंगली आप उसको डिसर्टेशन में राइट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आप जो है कई सारे जो विद इन एरिया होता है उसमें कई सारी थियरीज अवेलेबल होते हैं, आप उन सभी थियरीज को कंसीडर करते हैं और कंसीडर करने के बाद उनको एक पर्टिकुलर वैल्यू देते हुए या फिर एक थॉट प्रोसेस को आप डेवलप करते हैं और वो आपका पाथ होता है, उस पाथ को लेके जाके आप करते हैं। ये जो सेकंड वाला पॉइंट है, ये आपका वो की एरिया होता है जहाँ पे आप कीवर्ड्स को डिराइव करते हैं। बेसिकली जो आपका एक लिटरेचर होता है, जो फाउंड लिटरेचर होता है, उस फाउंड लिटरेचर में जो आपके रिसर्च या आपका जो इन्वेस्टिगेशन है, उस इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स बन सकते हैं उनका उसको डेवलप करते हैं। ठीक है, और उसको धीरे धीरे वो इवॉल्व करते हैं
और वो आपको उस पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर जगह तक लेके जाता है जहाँ पे आप अपने रिसर्च को लेके पहुंचना चाहते हैं। फिर तीसरे स्टेप में आप क्या करते हैं कि एक वर्किंग नॉलेज को आप डेवलप करते हैं। और ये जो वर्किंग नॉलेज होता है एक बेसिकली एक कंसाइज थियरी होता है जो कि अनप्रूव्ड होता है, बट वो थियरी, उस थियरी को के सपोर्ट में एग्जिस्टिंग थियरी भी अवेलेबल होती है, बट कलेक्टिव नहीं होती है वो, है ना। जैसे कोई एक स्टेटमेंट हमने बोला, उस स्टेटमेंट में अगर मान लीजिए तीन चार अलग अलग टर्म्स यूज हुए हैं, उन तीन चार अलग अलग टर्म्स को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में या डोमेन में जाके रिसर्च किया गया है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है, लेकिन कलेक्टिवली पर्टिकुलर उस टर्म में, जिस टर्म में आप रिसर्च कर रहे हो उस टर्म में उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। उसके लिए आप उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक वर्किंग नॉलेज को आप डेवलप करते हैं। वो आपका थर्ड स्टेप होता है। ये वर्किंग नॉलेज आपके उन्हीं कीवर्ड्स के आधार पे डेवलप होता है। फिर उसके बाद उन्हीं सभी चीज़ों के आधार पे आप जो है एक ब्रीफ लिटरेचर रिव्यू कंडक्ट करते हैं, जो कि आपके थियरी को सपोर्ट करता है, जो आप प्रूव करने जाते हैं। ठीक है। अभी हम लोग ये सब जो ये गाइडलाइन है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क को डेवलप करने के लिए, इसके लिए हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। अभी यहीं पे स्क्रीन शेयर करूंगा, यहीं पे करेंगे। अच्छा, इसके लिए मुझे आपसे पूछना था, कल मैंने आपको बोला था एक टेंटेटिव टॉपिक चाहिए, जिस टॉपिक को, ये जो थियरी में हम बात कर रहे हैं, इस थियरी के हिसाब से हम एक्सप्लेन कर सकें और एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क को प्रिपेयर कर सकें। सो आप लोगों के पास कोई एक टेंटेटिव टाइटल है जो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं? कल्पना, अनम्यूट करके बोलिए। कृष्णा जी, कोई एक टेंटेटिव टॉपिक मुझे सजेस्ट करेंगे जिसमें हम लोग अभी ये थियोरेटिकल फ्रेमवर्क उसका प्रिपेयर करें? सर कालीन कला में सर जो पारंपरिक जो मोटिव्स हैं उनका आप प्रादुर्भाव। बॉक्स में लिखिए, मैं अभी देखता हूँ उसको। कृष्णा जी, आप वो चैट बॉक्स में राइट कर रहे हैं? यस सर कर रहे हैं। ठीक। ओके, ये है समकालीन कला में पारंपरिक प्रतीक चिन्हों का प्रादुर्भाव।
प्रादुर्भाव का मीनिंग क्या होता है? कृष्णा जी? मैम उनका सर उनका मतलब उनका क्या प्रभाव है, क्या मतलब पॉजिटिव क्या निगेटिव, और क्या उनकी स्थिति है इस टाइम कला में? इमरजेंस सर उत्पत्ति होता है सर, मीनिंग उत्पत्ति या प्रकृति। हाँ, इमरजेंस, ठीक है। सो ये हो गया आपका टॉपिक। कृष्णा जी, कृष्णा जी, यही हो गया टॉपिक। बाकी लोग सुन रहे हैं मेरे को? यस सर। ठीक है। अब देखिए क्या होता है। वैसे तो अगर हम एक्सप्लोरेशन, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की एक्सप्लोरेशन के मेथड की बात करें तो बेसिकली दो मेथड है जो ज्यादा पॉपुलर होता है। एक होता है माइक्रो फाउंडेशन, दूसरा होता है कैजुअल मैकेनिज्म। ठीक है, तो उसमें हम माइक्रो फाउंडेशन पे आज वर्क करेंगे। ठीक है, अब माइक्रो फाउंडेशन के लिए जब हम एक्सप्लोरेशन करते हैं तो उसके लिए हम कुछ एक्सप्लोरेशन के तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं और उन तरीकों के कुछ डायमेंशंस हैं। ठीक है, अगर मैं एक्सप्लोरेशन के तरीके की बात करूं तो एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्टनेस। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्टनेस के अंदर एब्स्ट्रक्शन, कॉम्बिनेशन और एसोसिएशन, तीन एलिमेंट्स होते हैं। और अगर हम इन सभी एलिमेंट्स को, जो एब्स्ट्रक्शन है, कॉम्बिनेशन है और एसोसिएशन है, इन तीनों एलिमेंट के डायमेंशन की बात करें तो ये रिमोटनेस के कॉन्टेक्स्ट में इंक्रीमेंटल थिंकिंग, फ्लेक्सिबल थिंकिंग, रिमोट थिंकिंग और सिंथेसाइजिंग थिंकिंग, ये चार एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो हम जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड को अभी हम लोग प्रिपेयर करेंगे उसके लिए हम लोग इस मॉडल का यूज करेंगे, जो मॉडल आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, वही सर, वो नेट कनेक्टिविटी हट गई थी। अच्छा, कहाँ तक आप लोगों ने सुना था? ये वाला स्लाइड हो गया था? वो सर्च करना था ये वाला? यहीं से सर, यहीं से। कहाँ से? हाँ सर, यहीं से होगा, यहीं से होगा, यही स्लाइड से। ठीक है, तो जब हम एक्सप्लोरेशन के मेथड के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली दो मेथड होता है एक्सप्लोरेशन का रिसर्च के लिए। बेसिकली जब हम कोई भी थियोरेटिकल फ्रेमवर्क को डेवलप करना चाहते हैं वो होता है एक माइक्रो फाउंडेशन, दूसरा होता है कैजुअल मैकेनिज्म। ठीक है, तो हम लोग माइक्रो फाउंडेशन पे अभी वर्क करेंगे। और जब हम माइक्रो फाउंडेशन की बात करते हैं, माइक्रो फाउंडेशन क्या होता है कि जब हम किसी भी थियोरेटिकल बैकग्राउंड के लिए एक्सप्लोरेशन करते हैं और उस एक्सप्लोरेशन को बहुत डीप में लेके जाते हैं। ठीक है, और उसमें कई बार हम लोग उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, मतलब चीज़ों को ऐड करेंगे, कंबाइन करेंगे, फिर उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, उसको अलग अलग करेंगे, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, रिकम्बाइन करेंगे। और उसका एक मेथड होता है वो जिसको हम स्टिमुलस मेथड बोलते हैं, उसको यूज करते हैं। वही अभी करेंगे हम लोग। तो अब इसमें एक टर्म होता है एक्सप्लोरेशन में जिसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्टनेस।
तो एब्स्ट्रैक्टनेस के टाइप की बात करें, इसके एलिमेंट, एब्स्ट्रैक्टनेस एक टाइप होता है एक्सप्लोरेशन का, जिसके एलिमेंट की बात करें तो इसमें एब्स्ट्रैक्शन, कॉम्बिनेशन, एसोसिएशन, 3 टाइप आते हैं, ठीक है। और अगर हम इसके डायमेंशन की बात करते हैं तो ये इंक्रीमेंटल थिंकिंग होता है, इसका एक डायमेंशन फ्लेक्सिबल थिंकिंग होता है, रिमोट थिंकिंग होता है और सिंथेसाइजिंग थिंकिंग होता है, ठीक है। अब ये जो इसका डायमेंशन है, मेटाफोरिकली इसे हम रिमोटनेस बोलते हैं। अच्छा, रिमोटनेस अपने आप में कोई बहुत पर्टिकुलर वर्ड नहीं है, बस एक रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए पर्टिकुलरली इसको मेटाफर के तौर पे ही यूज किया जाता है। तो इसके लिए जो मॉडल है ये है जो आपके सामने मैंने स्क्रीन पे प्रेजेंट किया है। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? आप लोग सुन पा रहे हैं? ठीक ठीक ठीक। सो हमें पता है थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्या होता है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में डिफरेंस क्या हमें पता है, ठीक है। तो हम लोग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसके लिए जो भी कुछ हमें चाहिए वो सब लिटरेचर बेस्ड होना चाहिए। एग्जिस्टिंग जो थियरी अवेलेबल जो थियरी है उस थियरी के आधार पे ही हमें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को कंस्ट्रक्ट करना है। जो हमारा ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेशन को लेके ही नहीं करना है, उस ऑब्जर्वेशन को वैलिडेट करना है, उसकी बात करना है, ठीक है। तो अब देखिए, जो एब्स्ट्रैक्टनेस हो गया उसके 3 एलिमेंट हो गए, एसोसिएशन, ये नीचे से शुरू करेंगे, कॉम्बिनेशन, एब्स्ट्रैक्शन, और जब हम मेटाफोरिकल डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम इंक्रीमेंटल थिंकिंग से शुरू करते हैं और सिंथेसाइजिंग तक लेके जाते हैं, ठीक है ना। अब टॉपिक जो हमने सेलेक्ट किया आज के लिए वो ये है, इमर्जेंस ऑफ ट्रेडिशनल सिंबल्स इन कंटेम्प्रेरी आर्ट, ठीक है। हिंदी में इमर्जेंस का हो गया प्रादुर्भाव, ट्रेडिशनल सिंबल्स मतलब ट्रेडिशनल प्रतीक चिन्ह, कंटेम्प्रेरी आर्ट मतलब समकालीन कला, ठीक है। तो इसमें हिंदी टाइप नहीं कर पाऊंगा मैं, इसीलिए इंग्लिश में इसको लिख दिया, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं पहले इस मॉडल के बारे में। पहले हम इस मॉडल को समझेंगे, फिर इस मॉडल को उस टॉपिक के हिसाब से इंटरप्रिटेट करेंगे। तो देखिए मॉडल में क्या है कि पहला जो स्टेप आएगा, जो पहला एलिमेंट है वो है एसोसिएशन का। जो भी आपका आपके सब्जेक्ट जो रिसर्च एरिया है, रिसर्च टाइटल है, उस टाइटल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों के लिए उसमें जो एक अवेलेबल कीवर्ड्स होता है, लाइक समकालीन कला में ट्रेडिशनल जो सिंबल्स है उनकी इमर्जेंस पर अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो ट्रेडिशनल सिंबल एक एलिमेंट हो गया, समकालीन कला एक एलिमेंट हो गया, ठीक है। और उन दोनों को लेके हम लोग जो कर रहे हैं, जिस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं वो है इमर्जेंस, ठीक है। 3 अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो अब हमें जब हम थियोरेटिकल फ्रेमवर्क को डेवलप कर रहे होते हैं उसमें हम इन तीनों चीज़ों को लेके हम काम करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा, देखिए स्टिमुलस क्या होता है, जब आप बहुत सारी चीज़ें जो उस चीज़ से रिलेटेड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, उन सब चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, है ना। तो आवाज़ आ रही है? हाँ बताइए। सर ये जो फॉन्ट है मतलब स्लाइड के, वो मतलब थोड़ा ब्लर है, ये शायद मुझे ही सिर्फ ब्लर दिखाई दे रहा है, सबको ब्लर दिखाई दे रहा है? क्या है, सबको ब्लर दिखाई दे रहे हैं? नो सर, क्लीन दिख रहा है। नो सर, क्लियर है सर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से नेटवर्क इशू है। अभी ये दिख रहा है आपको? नेटवर्क अभी स्क्रीन दिख रहा है ना कृष्णा जी? स्क्रीन Yes, sir. स्क्रीन दिख रहा है सर, आप कंटिन्यू। यस सर विबल। ठीक है ठीक है, एक मिनट। तो हाँ, समकालीन कला में पारंपरिक चिन्हों का प्रादुर्भाव। 3 हमारे एलिमेंट बने, एक बना समकालीन कला, दूसरा बना पारंपरिक प्रतीक चिन्ह और तीसरा है प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव का हम लोग स्टडी करेंगे, उसी प्रादुर्भाव पे हमारा रिसर्च है। जो रिसर्च हम जैसे कि जो हमारा एक कला एक ब्रॉड एरिया हो गया, उस ब्रॉड एरिया में जो स्पेसिफिक एरिया हो गया वो कंटेम्प्रेरी आर्ट हो गया। और कंटेम्प्रेरी आर्ट में हम लोग जिस चीज की स्टडी करेंगे, जिस एलिमेंट की स्टडी कर रहे हैं, विजुअल एलिमेंट की, वो हो गया हमारा प्रतीक चिन्ह। डन, ठीक है। अब सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि इन सब चीजों के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, लाइक इमर्जेंस के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। अगर प्रादुर्भाव की बात करें तो इसके कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो
जैसे कि कृष्णा जी ने बताया उसका पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट, है ना, है ना, उसका यूज मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, लाइक कम्युनिकेशन है ना। तो सबसे पहले जो हमारा एसोसिएशन का पहला स्टेप है, एसोसिएट फ्रीली। एसोसिएट फ्रीली क्या बोलता है कि फ्री जनरेशन एज एज मेनी एसोसिएशन एज यू कैन, ठीक है, और जो भी स्टिमुलस के थ्रू पॉसिबल हो, है ना। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस एक मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि जितने ज्यादा संबंधित कैरेक्टर्स हो सकते हैं, कोई भी चीज, जैसे कि अभी मैं इसे कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ तो हम कैरेक्टर को लेंगे, ठीक है। तो अगर इमरजेंस की बात कर रहे हैं तो इमरजेंस से रिलेटेड, इमरजेंस के कैरेक्टर के संदर्भ में जितने ज्यादा कैरेक्टर हो सकते हैं, ठीक है, चाहे वो उसका कला से ही डायरेक्टली लेना देना हो या फिर कला से संबंधित निकटतम संबंधित जो विषय है, जैसे कि साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ठीक है, और कम्युनिकेशन, उससे संबंधित जो हो वो ले सकते हैं, उसको भी ऐड करेंगे। अब उसके अन्य जितने भी डिसिप्लिन है, ठीक है, उस डिसिप्लिन में इमरजेंस को लेके कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं उनको भी ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मैक्सिमम कैरेक्टर्स ले लिया। अब आप लोग मुझे हेल्प करिए कि इमरजेंस के कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं। टाइम होगा, इस टाइम पे कोई शुरू होती है, हाँ, पहले कोई टाइम, इस टाइम से वो चीज शुरू हो रही है, वो हो गया, और इसने स्टार्ट किया है, वो हो गया। सौरभ आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है, आप लिख दीजिए वहां टेक्स्ट जो चैट बॉक्स है उसमें राइट कर दीजिए, टाइप करके। बाकी कोई बता सकता है? सर एक बार आप क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। जो हम जिस चीज पे स्टडी कर रहे हैं वो है इमरजेंस, और इमरजेंस के कॉन्टेक्स्ट में इमरजेंस के कैरेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, दैट आई एम आस्किंग। अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में बोलूं तो हम लोग कोई भी चीज की इमरजेंस की पहचान कैसे करते हैं कि अगर मान लीजिए कि मैं इमरजेंस की बात कर रहा हूँ, किसी चीज की उत्पत्ति की बात कर रहा हूँ, तो वो जो है आइकोनोग्राफी है, सिंबल है, आइकोनोग्राफी है, तो आइकोनोग्राफी किस तरीके से इवॉल्व हुई, कौन कौन से एलिमेंट थे, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हुई होंगी ना, है ना। उस तरीके से हम कैरेक्टर्स देख सकते हैं। चलिए मान लेते हैं इमरजेंस के 6-7 कैरेक्टर है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, मैं यहाँ पे लिखा हूं, ठीक है। इसमें हमने बनाना है एक 3 का टेबल, सॉरी टेबल बनाना, हाँ 4 नहीं, उसके लिए पता नहीं कौन सा होगा। हाँ, और एक वो की भी है जो वो इसका स्कूटर लेके आया ना, वो भी नहीं, चाबी लेके आना, तो वो ढूंढना जाना है। मान लेते हैं कि ठीक है, इमरजेंस के अगर कैरेक्टर की बात करते हैं, मान लीजिए कैरेक्टर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, ठीक है, ऐसे कुछ है, ठीक है ना। हमें मान लीजिए कि ये 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर हमें मिला, ठीक है ना। हम इन 7 कैरेक्टर्स को सबसे पहले ले लिए। जब हम इसे ले लिए होंगे ना,
तो जो हमारा मॉडल था, उस मॉडल में पहला स्टेप जो था वो था एसोसिएट फ्रीली। अच्छा, जब एसोसिएट फ्रीली जो हम यहाँ देख रहे हैं, और एसोसिएशन के कॉन्टेक्स्ट में जब हम आगे बढ़ रहे होंगे इस डायरेक्शन में, रिमोटनेस के डायरेक्शन में, तो पहला होता है हमारा इंक्रीमेंटल थिंकिंग। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एज मेनी एज पॉसिबल हमने जो कैरेक्टर्स या फिर एलिमेंट्स हमें मिले उसको हमने लिख लिया। ठीक है, तो पहला स्टेप यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब दूसरा स्टेप होता है फ्लेक्सिबल थिंकिंग। ठीक है, अब फ्लेक्सिबल थिंकिंग बोलता है कि जितने ज्यादा डाइवर्स एसोसिएशन एज पॉसिबल उसको आप बिल्ड करिए। बेसिकली क्या है कि आपको एक एसोसिएशंस के चेन बनाने हैं। ठीक है ना, तो अब जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, एक होगा जो आपके इमरजेंस, जो समकालीन कला या प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में जो हम इमरजेंस की बात करते हैं, उस संदर्भ में इमरजेंस का निकटतम ये एलिमेंट या फिर कैरेक्टर। तो मान लेते हैं जो निकटतम था वो मैं लाल रंग से करूंगा, जो निकटतम था। ठीक है, ये सी निकटतम था, ई निकटतम था। ठीक है, और एक हम बोलेंगे कि उससे संबंधित जो क्षेत्र है उसमें जो निकटतम थे, उसके लिए मान लीजिए मैं हरा वाला यूज कर रहा हूँ रंग। ठीक है ना, मान लेते हैं बी निकट उससे संबंधित था, एफ था और ए था, और जो अदर डोमेन था उसको मैं पीले रंग से कर देता हूँ। ठीक है ना, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है ना कि अब जो मैं एसोसिएशन करूंगा यहाँ पे, तो पहला एसोसिएशन निकटतम का बनेगा सी और ई। ठीक है, जो कि रेड कलर वाले दोनों हो गए। ठीक है, दूसरा बनेगा आपका ग्रीन वाला, जो कि उस पर्टिकुलर डोमेन में था, ए बी और एफ। और तीसरा आपका बनेगा अदर डोमेन वाला। ठीक है, जो कि था आपका डी एंड जी। ठीक है, यहां पे आपने उन कैरेक्टर्स का एक एसोसिएशन बना दिया। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं है? आ रहा है ना। देखिए, अगर हमारे पास मेन कीवर्ड्स होते तो और अच्छे से बिल्ड होता, जो एग्जैक्ट कीवर्ड्स होते हैं इमरजेंस के। ठीक है ना, है ना कृष्णा जी, समझ में आ रहा है ना? यस सर, यस सर। ठीक जी है, सर, जी। ठीक है। तो हमने दूसरा स्टेज था, वहां पे हमने उन कैरेक्टर्स का एक एसोसिएशन बना दिया। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे थियोरेटिकल फ्रेमवर्क क्यों है ये। अब जो हमारा ए और बी होगा, ए के बारे में किसी ऑथर ने लिखा होगा। ठीक है, मान लीजिए ऑथर ने किसी साल में किसी ऑथर ने बोला। ठीक है, तो हम जब ये टेबल बना रहे होंगे ना, तो इस तरीके से हम उसका रेफरेंस देते जाएंगे। ठीक है ना। इस तरीके से हम जो जितने भी हैं ए बी सी डी सबका रेफरेंस देते जाएंगे। अगर मान लीजिए 2-3 ऑथर है तो 2-3 ऑथर का नाम देते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस सर, यस सर। ठीक है, क्योंकि हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उस नॉलेज का एक्सप्लोर कर रहे हैं, ताकि हम लोग अपने लिए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को प्रिपेयर कर सके। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास कैरेक्टर्स मिलेंगे वो हम अपने आप से नहीं लिखे हैं, वो हमारा अपना परसेप्शन नहीं है, तो मेरा ऑब्जर्वेशन तो हो सकता है, जिस ऑब्जर्वेशन को पहले मैंने जाके क्लियर किया। ठीक है, तो जब हम इस तरीके का थियोरेटिकल फ्रेमवर्क प्रिपेयर कर रहे थे, उसके साथ साथ हमारा लिटरेचर रिव्यू होता है, या फिर उसके थोड़ा पहले हम लिटरेचर भी करते हैं। ठीक है ना, लेकिन इसके बाद भी लिटरेचर होता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमने ए से लेकर जी तक जितने भी थे सबका ऐसे कोड कर लिया। अब हमने यहाँ पे एसोसिएशन बना दिया। अब हम एक चीज देखेंगे,
अब जब ये एसोसिएशन बना ना, मान लीजिए कि ये ए के साथ कोई ऑथर नंबर 1 रहा होगा, ठीक है ना, बी के साथ ऑथर नंबर 2 रहा होगा, ठीक है ना, सी के साथ ऑथर नंबर 3 रहा होगा, ठीक है, ई के साथ ऑथर नंबर 5 रहा होगा, ठीक है ना। तो अब जब हम यहाँ लिखेंगे ना, अब हम उसको, जो मैंने बोला था कि जो हमारे डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं ना, वो अलग अलग होते हैं, कलेक्टिव होते नहीं है, ठीक है। जब हमने यहाँ एसोसिएशन किया तो हमने क्या किया, ऑथर नंबर 3, ठीक है, 3 एंड ऑथर नंबर 5 उनको यहाँ पे मेंशन किया, ठीक है ना। ऐसे इसके भी जो ऑथर नंबर 1, 2 एंड 6, ठीक है। यहां तक हो गया एसोसिएशन कीवर्ड। धीरे धीरे यहां तक पहुंचते पहुंचते हमारा एक थियरी का एक पर्टिकुलर थियरी बिल्ड हो जाएगा, जिसको आप बाद में जाके प्रूव करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आता है डिसएसोसिएट, ठीक है। ठीक है, एसोसिएट फ्लेक्सिबली कर लिया। इसके बाद आएगा डिसोसिएट, ठीक है। अच्छा, डिसएसोसिएट में क्या होगा, नाम से ही एकदम साफ साफ समझ में आ रहा है कि अब हमने जो एसोसिएशन बनाया था उसको तोड़ देंगे, उस एसोसिएशन को खत्म कर देंगे। एक जो ग्रुप हमने प्रिपेयर किया है सेकंड स्टेज में, जहाँ पे हमने लिखा है एसोसिएट फ्लेक्सिबली, जहाँ CEABFDG बनाया है, अब हम इसको क्या करेंगे कि तोड़ देंगे। क्यों तोड़ेंगे, आपके पास अपना एक ऑब्जर्वेशन होगा। आपने रिसर्च करने के लिए, जब रिसर्च की आपने शुरुआत की तो आपने एक ऑब्जर्वेशन किया, एक आपका ऑब्जर्वेशन था जिसको लेके आपने यह निर्णय लिया कि अब मैं इस ऑब्जर्वेशन को प्रूव करूंगा, जिसके लिए आप पीएचडी में एडमिशन लिए, ठीक है। या मान लीजिए पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद आपने एरिया डिसाइड किया, मैं समझता हूँ सब चीजें, ठीक है। लेकिन जब आप रिसर्च पीएचडी में आने के बाद भी जब रिसर्च की शुरुआत करते हैं, आपका एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन होता है। मान लीजिए प्री पीएचडी खत्म होने के बाद भी जब आप मेन कोर रिसर्च की स्टार्टिंग करेंगे तो उसमें आप उस समय आपके पास एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन होगा, जिस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आप कुछ हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट बिल्ड किए होंगे जिसकी टेस्टिंग कर रहे होंगे। अब जब आपका वो हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट होता है ना, उसका अपना एक डिफरेंट कैरेक्टर है, ठीक है, उसमें एक डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। वो जो डिफरेंट चीजें हैं, अब उन एलिमेंट्स को आप यहाँ पे देखेंगे, CE वाले में, ABF वाले में, DG वाले में, कि क्या उसके साथ वो बैठ रहा है कि नहीं, वो मैपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसके लिए एग्जांपल की बात करूं, मान लीजिए कि समकालीन कला जो है ना, समकालीन कला में जो पारंपरिक प्रतीक चिन्ह है, कुछ आप लोग मुझे हेल्प करिए समझने में इसको, ठीक है। क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट 2 स्टेप में जहां पे हमने एसोसिएट फ्रीली किया, उसके बाद फ्लेक्सिबल एसोसिएट फ्लेक्सिबली किया, तो वहां पे हमने अलग अलग स्टिमुलस बनाया, फिर उनका वो किया, एक ग्रुप बनाया। अब तीसरे में हम लोग डिसएसोसिएशन कर रहे हैं, यानी उस ग्रुप को तोड़ेंगे। उस ग्रुप को तोड़ेंगे क्यों, क्योंकि जो हमारी थॉट है, जो हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस है, या फिर जो रिसर्च करने के पहले जो हमने एक पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्टिव रखा था जो कि रिफाइंड नहीं है, उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वो एसोसिएशन जस्टिफाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए मुझे उसको जस्टिफाई करने के लिए इसको डिसलोकेट करना है। ये ठीक उसी तरीके से, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि एक कंटेंट एनालिसिस में ना, जो कंटेंट एनालिसिस मेथड होता है, उस मेथड में एक होता है स्टिमुलस। पहले स्टिमुलस में क्या करते हैं हम लोग कि तरीका मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं विज्ञापनों में सोशल एस्पेक्ट को देख रहा हूँ। विज्ञापन में जो मैसेज होते हैं ना,
उन संदेशों में सोशल संदेश कितने, सामाजिक संदेश क्या है, उसका इवैल्यूएशन कर रहा हूँ। अब मेरा अपना एक परसेप्शन ये है कि मैं जानता हूँ कि जो विज्ञापन करता होता है, जो कंपनी होती है, वो विज्ञापन करता तो जरूर है, उसमें सोशल सामाजिक संदेशों को भी का भी संचार करता तो जरूर है, लेकिन उसका उसमें अपना एक निजी यानी कंपनी से संबंधित निहितार्थ है, जिसमें वो अल्टीमेटली अपने प्रोडक्ट को बेच के, ताकि कोई भी बायर जो पॉपुलेशन है वो उनका प्रोडक्ट खरीदेगा, तभी जाके वो सामाजिक जो है चीजों में जो है अपना कंट्रीब्यूशन देगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, प्रॉक्टर एंड गैम्बल एक कंपनी है, मार्केटिंग एजेंसी है, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, P&G नाम सुना है, ठीक है। P&G एडवर्टाइज करती है कि आप कुछ भी खरीदते हैं तो उसका 1 रुपया हम जो है बच्चों के शिक्षा में लगाते हैं, उनको शिक्षित करने के लिए, ठीक है। आपने बोला कि आप मतलब मास्टर किए हुए हैं, आपने इंडस्ट्री में जॉब किया हुआ है, आप एकेडमिक्स में, आपका एक अपना अनुभव है, आपने उस अनुभव के दौरान बहुत सारी चीज़ों से रूबरू हुए हैं, इसलिए आप ये जानते हैं कि वहाँ हर कंपनी के लिए एक CSR पॉलिसी है, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके तहत उसको अपने प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट का, ये मुझे क्लियर नहीं है, उसका 2.5% सोसाइटी के लिए खर्च करना, सोसाइटी के वेल बीइंग के लिए खर्च करना ही है, अगर है ना। अब ये जो P&G कंपनी है ना, उसने जो 1 रुपया है, वो 1 रुपया है, परसेंटेज नहीं। अगर मान लीजिए मैंने 100 रुपए का सामान खरीदा तो भी 1 रुपया, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1%। इफ आई परचेज एनी आर्टिकल, दैट इज एनी आइटम दैट इज वर्थ ₹20, तो उसका 1%, उसका परसेंटेज थोड़ा ज्यादा हुआ, इट इज अबाउट 5%, ठीक है। तो ये, और वहां पे कंपनी बोलती 1 रुपया, अगर वो 1 रुपये के हिसाब से अपने बैलेंस शीट और जो उसका अकाउंट होता है उसको प्रिपेयर करेगी तो कर नहीं पाएगी, वो परसेंटेज में करती होगी, और राउंड ऑफ करके 1 रुपया बता रहा है। हो सकता है उसका, है ना, उसने एक कुछ ना कुछ तय किया होगा कि पर्टिकुलर न्यू प्रोडक्ट पे ही वो निकाल रही हो, और उस प्रोडक्ट का 2.5% की जो वैल्यू हो, मिनिमम वो 1 रुपी आ रहा हो, इसलिए वो 1 रुपी को एडवर्टाइज कर रहा हो, या मैक्सिमम 1 रुपी आ रहा हो उसको एडवर्टाइज कर रहा हो, ठीक है, क्लियर है। लेकिन वो CSR पॉलिसी है जिसमें गवर्नमेंट ने उसको फोर्स कर दिया है कि आपको जो है सोशल वेलफेयर के लिए 2.5% खर्च करना है, ठीक है। अब वो इस मौके का फायदा उठा रहा है, लोगों को बता रहा है कि भैया मैं आपकी इस चीज को लेके बच्चों में, अनप्रिविलेज जो चिल्ड्रन है उनको, उनके अंदर जो है शिक्षा दे रहा हूँ, है ना, ये बोल रहा है, ये आपका है। तो इस थॉट की वजह से आपने एक अपना रिसर्च करना स्टार्ट किया कि मुझे देखना है कि ये जो विज्ञापन होते हैं, इस विज्ञापन में जो विज्ञापन के संदेश होते हैं, उसमें जो सामाजिक संदेशों की बात करते हैं, ये जो क्या इनका समाज के प्रति जो जिम्मेदारी, वास्तविकता है, वास्तव में वो जिम्मेदार है समाज के प्रति, समाज में शिक्षा के प्रति जिम्मेदारी लेते हैं, क्या उनकी अपनी अकाउंटेबिलिटी तय होती है, या फिर वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, अपने प्रोडक्ट को ज्यादा पॉपुलराइज करने के लिए इस चीज का फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। अब वो फायदा गलत और सही कुछ भी हो सकता है, फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका एक हो गया। अब आप उसके क्या बोलते हैं, सामाजिक संदेशों का विज्ञापन के संदेशों में जो एक होता है ना एडॉप्शन, उसके बारे में आपने कुछ एलिमेंट्स आपने देखना, वो एडॉप्शन के कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स क्या होते हैं जिसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि एडॉप्शन हुआ है। उसके लिए आपने क्या किया कि बहुत सारे जो है थियरी को गए और थियरी में से जाके कीवर्ड्स निकाले, ठीक है, एसोसिएट फ्रीली किया, पहला स्टेप। तो आपने क्या किया कि आपको CRM मिला, CRM एक कॉन्सेप्ट है ना, कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में, तो आपने उसका एक कॉन्सेप्ट लिया और उस कॉन्सेप्ट से जो जो कीवर्ड्स मिला उसको आपने यहाँ लिख लिया, उसको लेके आपने निकटतम, विद इन एरिया और आउट ऑफ द करके एक ग्रुप बना लिया। अब ग्रुप बनाने के बाद अब आपकी जो थिंकिंग है ना, जो आपका थॉट है, उस थॉट के हिसाब से आपने मैप करना शुरू किया। तो मैप करने के बाद आपको लगा कि अरे यार, ये जो ABCE है ना, CE में C जो है उतना रिलेवेंट नहीं है जितना कि आउट ऑफ का G है रिलेवेंट, जो मेरे थ्योरी को प्रूफ करेगा,
ठीक है, तब आप जो है डिसएसोसिएशन के बाद तब आप करते हैं कि, रुकिए इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूं, तब आप करते हैं कि सी के साथ तो जी जा रहा है, ठीक है ना, तब आपने सी के साथ जी किया, ठीक है, और आप कहते हैं जो सी जो पहला वाला जो निकटता में सी के साथ जी गया उसमें ना एफ भी आता है, तो आपने यहाँ पे एफ को भी डाल दिया, ठीक है, ये आपका प्राइमरी जो है वो बन रहा है, ठीक है ना। फिर आपने कहा कि जो ए है ना वो भी इसमें काम आता है, तो आपने यहाँ पे ए को भी कॉपी कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका फिर से जो आपका रेफरेंस है ना वो बदल जाएगा, ठीक है ना। कैसे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा जी का क्या है 7, ठीक है, और यहाँ पे जी का 7 आ गया, और एफ का 6 और ए का 1, ठीक है ना, ये आ गया, और यहाँ से वो चीजें चली जाएंगी, ठीक है। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है ना। यस सर। तो आपने डिसएसोसिएशन किया, डिसएसोसिएशन में क्या किया, उसको तोड़ दिया, उसको अलग अलग करके, वो जो 3 आपके बने थे वो अलग करके आपने एक नया बना दिया। ये जो नया वाला बना है ना सर, ये नया वाला जो आपका थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है ना उसकी तरफ जा रहा है, ठीक है, जो आपने सोचा है, ठीक है। अब जो आप लोगों ने आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि नहीं? यस सर, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने जो एक टॉपिक सेलेक्ट किया होगा, अच्छा सौरभ ने ये टाइप किया, ठीक है, तो जो आप लोगों का एक पर्टिकुलर टॉपिक है उस टॉपिक के हिसाब से आप लोग ये वाला एक्सरसाइज जरूर करिएगा, ठीक है, तब आपको ज्यादा वो क्लियर होगा और अपने आप से ज्यादा रिलेट होगा। या तो फिर मुझे बताइए कुछ कैरेक्टर्स, तो मैं वो करके देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद अब लास्ट में आता है बाइसोसिएट, ठीक है ना। बाइसोसिएट, सही, स्पेलिंग सही है, गलत बता रहा है, ठीक है। तो बाइसोसिएट आता है, देखिए यहां तक कि आने के बाद ना एक कंडीशन बनती है कि बाइसोसिएट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इट इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस एसोसिएशन। जो आपने चौथा वाला नया वाला CGFA वाला बनाया है, ठीक है, इसकी क्रेडिबिलिटी भी डिपेंड करता है। उस क्रेडिबिलिटी के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप सेकेंडरी डेटा को रेफर कर सकते हैं, या तो आप इसको प्राइमरी डेटा को रेफर कर सकते हैं। प्राइमरी डेटा को रेफर करने का जो सबसे सिंपल और आसान तरीका होता है कि आप अपने प्रोफेसर, सुपरवाइजर, प्रोफेसर, उस सब्जेक्ट एरिया में जो भी एक्सपर्ट है उनसे बातचीत करेंगे, कोई सिर्फ बातचीत करते हैं। जब आप बातचीत करते हैं तो उस बातचीत के दौरान वो लोग खुद रेफर करते हैं, जो वो रेफर करते हैं, यहाँ पे कुछ हम पर्टिकुलर जो इंटरव्यू होता है वो नहीं ले रहे होते हैं, ये हमारा इंटरेक्शन होता है। कहते हैं कि जो रिसर्च होता है वो कोलैबोरेटिव जो है टास्क होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे, उस जर्नी में बहुत सारे लोग हमारा साथ दिए होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो वो इनडायरेक्टली वाला ये वाला फेज आता है। तो आप ना उसको बिना बताए, ये जब भी आप बता के कहेंगे ना, तो वो जो जिसके साथ आप बातचीत कर रहे हैं ना, वो उसका जो ओपिनियन होगा वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। उसका आपको ओपिनियन नहीं लेना है, बस ये देखना है कि जो आप बात कह रहे हैं उससे वो सहमत कितना है। अगर वो सहमति दे रहा है तो उस सहमति के साथ वो रेफर क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये कभी भी आपका जो है इस जगह पे जो आपका इंटरेक्शन हो रहा है बाइसोसिएट के लिए, जो डिसोसिएशन को अप्रूव करने के लिए, बेसिकली कि हम लोग बाइसोसिएट के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उसके लिए जरूरी ये है कि आप बातचीत करें, ठीक है। बातचीत करते समय जब वो रेफर करेंगे ना, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी आर्टिकल का हो सकता है, कोई बुक हो सकता है, कोई प्रैक्टिस पर्टिकुलर हो सकती है, तो उस प्रैक्टिस को यहाँ पे आप नोट डाउन करके आपका यही काम खत्म हो जाता है। फिर आपको बाइसोसिएट में सेम चीज कॉपी कर देना है। मान लीजिए वहां पे बाइसोसिएट करते समय उसने जो आपको उसने रेफर किया, वहां जाके आपको कुछ अलग मिलता है। मान लीजिए वहां पे जब आप गए
ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सिर्फ मैं इसे कॉपी करूंगा, ठीक है। आप वहां गए और वहां जाके आपको ना एफ नहीं मिला, तो आप एफ हटा देंगे, तब जाके आपका उस पर्टिकुलर टर्म में जाके जो बाइसोसिएट करके फाइनली जो आपको थियोरेटिकल फ्रेमवर्क जो प्रिपेयर हुआ वो CGA के बेस पे हुआ। अब CGA कोई एक चीज हो सकती है, कोई वो तीनों CGA हमेशा एक कीवर्ड होगा जिसको हम लेबल बोल सकते हैं रिसर्च में, ठीक है ना। लेबल कैसे, अगर मान लीजिए इमोशन की बात करें तो इमोशन के लेबल्स क्या हो सकते हैं, हैप्पीनेस हो सकता है ना, हैप्पीनेस हो सकता है, और गुस्सा हो सकता है, एंगर हो सकता है ना, रोना हो सकता है, जॉय हो सकता है, ऐसे तमाम चीजें होंगी ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, उस एक वर्ड हैप्पीनेस एक वर्ड लिख लिया, ठीक है, वो मेरा हैप्पीनेस वर्ड अगर जा रहा है तो इट इज रिलेटेड विद इमोशन, ठीक है। तो इफ आई एम राइटिंग हैप्पीनेस ओवर देयर, तो हैप्पीनेस इज अ लेबल यहाँ पे इस केस में। तो वहां पे आप पूरा सेंटेंस कभी नहीं लिखेंगे टेबल में, वहां पे सिर्फ आपने हैप्पीनेस लिख दिया, आगे ब्रैकेट में जो भी ऑथर का आपने रेफर किया उस ऑथर का नाम लिख दिया, सरनेम और ईयर नेम APA स्टाइल में, ठीक है। इस तरीके से आपने पहला काम कर लिया जिसको हम बोलते हैं एसोसिएशन, ठीक है। अब अगर किसी को ना समझ में आए तो कोई ऐसा टॉपिक बताइए जिसके बारे में कुछ इंडिकेटर्स आपको पता हो जो आपके आर्ट से रिलेटेड हो। मैं एडवर्टाइजिंग का बंदा हूं, मैंने एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड एक केस बता दिया, ठीक है। अगर आप पेंटिंग से हैं, स्कल्पचर से हैं, तो आप अपना बता सकते हैं ताकि आपको ये क्लियरली समझ में आए। समझ में आ रहा है ना? ये सर आ रहा है। आ रहा है ना? प्रवीण सर आपको आ रहा है? तो अगर मैं आज आपको एक होमवर्क जैसा कुछ दूं तो कल बना के लाएंगे अपने टॉपिक से रिलेटेड? अभिलाषा आप कुछ कह रही है? नो सर। तो अगर मैं दूंगा तो कल बना के ला पाएंगे? साइलेंस दूंगा, आप लेके आइएगा, करेंगे तभी होगा, नहीं तो आज भूल जाएंगे इसको। ये एक्चुअली करने के बाद बहुत क्लियर हो जाता है, अगर हमने किया नहीं ना तो इतना कॉम्प्लिकेटेड दिखता है कि होता नहीं है। और प्रॉब्लम ये हो जाती है कि फिर पूरा जो PhD का टाइम होता है ना, जो 4 साल 5 साल इन्वेस्ट किए होते हैं हम ना, उस 4-5 साल के बाद हम लोग फाइनली जो डॉक्यूमेंटेशन करके चले जाते हैं, ठीक है ना। और जब हम अच्छे जर्नल में पब्लिकेशन की बात करते हैं तो कभी भी भेज ही नहीं पाते, क्यों नहीं, पहले फर्स्ट राउंड में ही रिजेक्ट होकर घर पे आ जाता है, ठीक है। वजह क्या होती है कि हम लोग प्रॉपर मैथोलॉजी का यूज नहीं करते, हम लोग परेशान हो जाते हैं। और मैथोलॉजी कैसी होती है, रिसर्च में मैथोलॉजी बहुत सिंपल होती है, लेकिन वो सिंपल तब होती है जब हम उसको प्रैक्टिस किए होते हैं। अगर प्रैक्टिस नहीं किया हम तो उससे ज्यादा मुश्किल कुछ चीज है नहीं, ठीक है। वो इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि यार दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ठीक है ना। ओके, तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। तो पहले मैं इसको कॉपी करूंगा इधर, ठीक है ना। एसोसिएट फ्रीली, अब मैं अच्छा रुकिए, पहला हमने क्या काम किया ना, टेक्स्ट बॉक्स, पहले हमने एसोसिएशन किया, पहला हमारा एसोसिएशन हुआ, ठीक है ना। एसोसिएशन के बाद हम करेंगे कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन था ना, कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसमें देखिए एसोसिएशन के बाद कॉम्बिनेशन है कि नहीं? यस सर, यस कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हम कॉम्बिनेशन में चलेंगे। तो कॉम्बिनेशन में सबसे पहला जो एलिमेंट आता है वो होता है एडजस्ट, एडजस्ट, ठीक है। मैं इसको ब्लैक वाले पे रखता हूं ना, क्योंकि इस पे टाइप करेंगे तो दिखेगा, वाइट है। जो व्हाइट वाला है इसका पार्ट नहीं है एसोसिएशन का, ये जैसे ऊपर वाले पॉइंट्स है ना वैसे ही पॉइंट्स है, ठीक है। तो देखिए कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या है कि जब हमारे पास कुछ एलिमेंट्स, कैरेक्टर्स
या फिर लेबल्स प्रिपेयर हो जाते हैं जिसका हम एसोसिएशन किए होते हैं, अब हम उसको जो है जो कि अपने आप में इधर उधर बिखरे होते हैं लिटरेचर में, उसको हम कंबाइन करते हैं, जिस तरीके से इसका सिंपल्स है। तो जब हम इस कॉम्बिनेशन की बात करते हैं ना, तो ये आर्ट में कलर को लेके हो सकता है, शेप को लेके हो सकता है, आर्ट स्टाइल को लेके हो सकता है, मटेरियल यूज जो है उसको लेके हो सकता है, जो सब्जेक्ट डिपिक्शन है वो भी हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, जो भी फीचर्स और जो भी चीजों की बात करते हैं, जैसे कि अब हम मान लेते हैं पारंपरिक प्रतीक चिन्ह जो है उसकी बात करते हैं। तो जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, जो पारंपरिक प्रतीक चिन्ह, तो आज के टाइम पे इन्फोग्राफिक्स का जो है एक एज चल रहा है, इन्फोग्राफिक्स का कह सकते हैं जमाना है, ठीक है। तो सिंबल्स की बात करें तो तमाम तरीके के सिंबल्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो उन सिंबल्स में हम पारंपरिक सिंबल्स को किस तरीके से अलग कर सकते हैं। आखिर जब हम पारंपरिक सिंबल, आप कृष्णा जी आप मुझे बताएंगे कि जब हम पारंपरिक सिंबल का असेसमेंट करेंगे, बहुत सारे सिंबल्स हमारे पास हैं, मान लीजिए कि 100-150 सिंबल्स हैं, उनमें से 10 सिंबल, मुझे उनमें से जितने भी पारंपरिक सिंबल है उनको बाहर निकालना है। अब मैं लेमैन हूँ, मुझे नहीं पता है कि पारंपरिक सिंबल क्या होता है और मॉडर्न सिंबल क्या होता है, कंटेम्प्रेरी सिंबल क्या होता है, और जो है जो भी है फ्यूचरिस्टिक सिंबल है वो क्या हो सकता है, मुझे नहीं पता। अब आप मुझे बताइए, आपने मुझे काम सौंप दिया, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि प्लीज मुझे ये बताइए कि मैं ट्रेडिशनल सिंबल्स को निकालने के लिए मुझे उस सिंबल में क्या क्या चीजों को देखना है, तो आप क्या बताएंगे? उसमें मतलब स्पिरिचुअलिटी, मतलब ये जैसे कि जैसे स्वास्तिक है तो स्वास्तिक, हाँ, जैसे स्वास्तिक है तो उसमें कुछ भी माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है? नहीं, रिलीजियस होना चाहिए सर, या तो स्पिरिचुअल होना चाहिए, या सौरभ आपकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं आ रही है, आपको लिखना पड़ेगा। मैंने, कृष्णा जी, माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट हो सकते हैं, ये हो सकता है, ठीक है? सर कुछ फोक सिंबल्स भी हो सकते हैं। हैं? फोक symbols, सिंबल, फोक, तो उसमें हमारा जो इंडिजीनियस जो वो इंडिजीनियस होना चाहिए, ठीक है, उसमें फोक वगैरह सब आ जाएगा, नंबर 2 हो गया, ठीक है। लेकिन अभी भी ये ना वेग होता है, माइथोलॉजिकल वेग है, इंडिजीनियस वेग है, ठीक है। तो अभी हम माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट को लेके चलते हैं, ठीक है। तो कुछ चिन्ह होंगे, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर चिन्ह होंगे, उस चिन्ह को आप मानेंगे कि ये माइथोलॉजिकल है, जैसे कि आपने बोला स्वास्तिक, ठीक है ना, ओम, ठीक है, गंगा जी का जो लहर होता है, नदी की लहर होती है, उसको गंगा जी हम बोलते हैं, ठीक है, तो गंगा जी या नदी, वो सिंबल, ठीक है ना, सूर्य का सिंबल, ठीक है ना, है ना, कलश, 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 कलर, अभी हम लोग मतलब आइकन प्रतीक की ही बात करेंगे, कलर तो एक डिजाइन एलिमेंट होता है। कलश, 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 हाँ, कलश हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है। तोरण, कुछ हमारे जैसे पीपल का पत्ता हो सकता है, पीपल का पत्ता मैथोलॉजी से रिलेटेड है, पीपल का पेड़ हो सकता है ना। तो अब हमने क्या किया, पहले ना इन सब का नाम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पर। तो आपका स्वास्तिक हो गया, ठीक है, और गंगा हो गया, वेव दिखता है, ठीक है ना, वेव हो गया। सर स्वास्तिक तो बैन भी है जर्मनी में, स्वास्तिक तो बैन भी है सर जर्मनी में, हिटलर से रिलेटेड है। उससे मुझे मतलब नहीं है सर, ठीक है। कलश हो गया, कलश, और पीपल लीफ हो गया, ठीक है, और क्या हो सकता है, 6-7 होंगे तो करने में आसानी होगी। चक्र होता है सर, ओम हो गया, ठीक है। हमारे आप लोग ना लिख सकते हो वहां पे टेक्स्ट में। अग्नि, अग्नि,
प्रवीण सर, आपके यहाँ से कुछ आवाज आ रही है। सिद्धार्थी, आपने कुछ बोला, चक्र, यस, हाँ वो सही। अग्नि, अग्नि सर। अग्नि हो सकता है, बिल्कुल। चक्र हो सर सकता है, त्रिशूल। त्रिशूल हो सकता है, त्रिशूल, ठीक है ना, है ना कुछ। सर ध्वज, ध्वज। हाँ, ध्वज, ध्वज हो गया, ठीक है ना। 1 2 3 4 हाथ 5 के 6 छाप, 7 8 9 10 हाथ के और कुछ छाप सर, है? हाथ के छाप। समझा नहीं, फिर से बोलिए। हाथ, सब प्रिंट, हाथ के प्रिंट जो होता है, छाप, हाथ छाप की ना, छाप। छाप मान लेते हैं, ठीक है। बस हमारे पास अब 11 है, काफी। सॉरी, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है ना। ये जो नीचे है, नीचे स्क्रीन में दिख रहा है जो अभी लिखा, ठीक है ना। अब इसको मत देखिए अभी, देखिए इसको कट करते हैं अभी के लिए। ये जो स्वास्तिक वेद, ये सारे कॉम्बिनेशन सिंबल्स हैं। अगर मैं प्रतीक, ट्रेडिशनल पारंपरिक प्रतीक चिन्हों की बात करूं, तो उन पारंपरिक प्रतीक चिन्हों में हमारे स्वास्तिक, सन, ये कलश वलश, ये सब चीजें। अब इसमें सबसे पहले क्या काम करना है कि स्वास्तिक पारंपरिक प्रतीक चिन्ह में आएगा कि नहीं आएगा, इसको आपको रेफर करना पड़ेगा। जैसे एसोसिएशन में ए को रेफर किया है, सरनेम ईयर, ठीक है। तो ऐसे स्वास्तिक से लेकर छाप तक जितने भी आप सिंबल यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, सबको आपको रेफर करना है, ठीक है। ये समझ में आ गया, रेफर करना है? मुझे रिप्लाई करते रहिए, यस सर, यस यस सर। सर। ठीक है ना। अच्छा, रेफर करने के बाद अब कॉम्बिनेशन बोलता है कि टू एडजस्ट। कॉम्बिनेशन जो पहला स्टेज होगा वो होगा एडजस्ट। फॉर एडजस्टमेंट आपको क्या करना है कि कुछ भी ऐड करना है, ठीक है, और कुछ भी चेंज करने की जरूरत है, चेंज करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फीचर्स, ठीक है, फंक्शन। तो आप क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन में जो हमारा एडजस्ट वाला पार्ट है उसमें आप इसका एक ग्रुप बनाएंगे। जो ग्रुप बनाएंगे वो इस तरीके से करेंगे, जैसे ऊपर एसोसिएट वाले में पहले आपने ले लिया था, आपने कुछ ग्रुप नहीं बनाया। ग्रुप आपने बनाया यहाँ पे एसोसिएट फ्लेक्सिबल लेयर सेकेंड स्टेज पे, ठीक है। कॉम्बिनेशन में जो हम इंक्रीमेंटल, अच्छा यहाँ पे ये चीज समझना जरूरी है कि ये जो हमारे 3 एसोसिएशन, कॉम्बिनेशन और तीसरा वाला जब आएगा, मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्शन, ये तो तीनों हमारे जो है एक्सप्लोरेशन के टाइप हो गए, ठीक है। लेकिन जो एक्सप्लोरेशन करने की हमारा मेथड होगा, उस मेथड में इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। तो पहला आएगा इंक्रीमेंटल थिंकिंग, ठीक है। फ्लेक्सिबल थिंकिंग, फिर आएगा रिमोट थिंकिंग, फिर आएगा सिंथेसाइजिंग, कितनी बार स्पेलिंग गलत होगा। SYNTHESIZ,
ठीक है ना। तो जो प्रोसेस है पर्टिकुलर, हर एक जो एसोसिएशन, कॉम्बिनेशन, एब्स्ट्रैक्शन, ये जो 3 स्टेज हैं, इस स्टेज का जो प्रोसेस है वो जाएगा कैसे, इंक्रीमेंटल थिंकिंग, फिर फ्लेक्सिबल थिंकिंग, फिर रिमोट थिंकिंग, फिर सिंथेसाइजिंग थिंकिंग। ठीक है ना। तो इसमें पहले जो हम कॉम्बिनेशन वाले स्टेज पे आएंगे, तो हमने क्या किया कि ट्रेडिशनल सिंबल्स के लिए हमने कुछ सिंबल्स को इकट्ठा कर लिया। ठीक है ना। उन सिंबल्स को लेके अब हमने उसको कोड भी कर दिया, लेकिन पहले यहाँ पे कॉम्बिनेशन में पहले हमें एडजस्ट करना है जो यहाँ लिखा हुआ है। तो एडजस्ट करते समय जो हम करते हैं बेसिकली, जो हमारे ये फीचर्स होते हैं, फंक्शन होते हैं उस पर्टिकुलर चीज को, उसको उसके आधार पे हम चीजों को या तो ऐड करते हैं या तो चेंज करते हैं। मान लेते हैं ट्रेडिशनल चीजों का जो ट्रेडिशनल सिंबल है, सिंबल का जो सिंबल के फीचर की बात करते हैं, तो हमने कहा कि इट शुड बी एसोसिएटेड विथ माइथोलॉजी पहला। ठीक है। तो माइथोलॉजी से एसोसिएटेड होना चाहिए, तो उसके आधार पे हमें ये सारे सिंबल मिल गए। ठीक है ना। मान लीजिए ट्रेडिशनल सिंबल हमें बहुत कुछ मिलेंगे, लेकिन जब हम उसको फीचर के आधार पे देखें, हमने कहा माइथोलॉजिकल होना चाहिए, तो माइथोलॉजिकल से रिलेटेड ये सारे सिंबल्स हमको मिल गए। ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि मान लीजिए आपको इसके अलावा बहुत सारे सिंबल मिलते हैं। ठीक है। ढोल बजाता हुआ आदमी मिलता, शिकार करता हुआ आदमी मिलता, उसका सिंबल होता। ठीक है। कुछ इंस्ट्रूमेंट के, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के सिंबल्स हो सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे सिंबल्स होंगे। उस सिंबल्स में से आपने वो सारे सिंबल्स आपके पास थे, लेकिन जब कॉम्बिनेशन बना रहे थे किस चीज के लिए, इमर्जेंस ऑफ ट्रेडिशनल सिंबल, यानी ट्रेडिशनल सिंबल के लिए। तो उस ट्रेडिशनल सिंबल के लिए कॉम्बिनेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको एडजस्ट करना पड़ा। एडजस्ट करते समय आपने ये तय किया कि मेरे लिए ट्रेडिशनल सिंबल्स के फीचर्स क्या है। तो आपके लिए फीचर 1 मान लीजिए मैथोलॉजी हो गया। अगर फीचर 1 मैथोलॉजी है, तो फीचर 1 मैथोलॉजी में कौन कौन से सिंबल आ सकते हैं उनमें से, तो उनमें से आपको ये 10-11 सिंबल मिले। इन 10-11 सिंबल को आपने यहाँ लिख दिया। ठीक है। अब इसके बाद आता है मर्ज। ठीक है ना। ठीक है। अब दूसरा चीज आता है कि अब आपके पास दूसरा कीवर्ड है कंटेम्पररी आर्ट। ठीक है ना। अब आपने ये बात कर रहे हैं, आप रिसर्च में आपका जो थियरी बिल्ड कर रहे हैं कि ट्रेडिशनल सिंबल्स का कंटेम्पररी आर्ट में इमर्जेंस क्या है। ठीक है। तो आपको ये जितने भी सिंबल्स आपने पहले एडजस्ट किया हुआ है ना, इन सिंबल्स में देखना है कि कंटेम्पररी आर्ट में कुछ सारे पेंटिंग या फिर कोई भी आर्ट वर्क आपने इकट्ठा किया होगा। मेरी आवाज आ रही ना। यस सर। तो कंटेम्पररी आर्ट के लिए कुछ सर्टेन पेंटिंग को आपने लिस्ट किया होगा, 1 2 3 4 8 10 पेंटिंग, जिन पेंट जो पेंटिंग्स कंटेम्पररी आर्ट से संबंध रखती हैं। और फिर उन पेंटिंग के अंदर आपको ट्रेडिशनल सिंबल्स को जो है देखना है कि उसका इमर्जेंस आपको ये स्टडी करनी है। तो उस पेंटिंग में, उस 8-10 पेंटिंग में सबसे पहले आपको ट्रेडिशनल सिंबल्स को ढूंढना है। अब पहले आपने एडजस्ट में 10-11 सिंबल्स लिख रखा है। ठीक है। अब वो जो 8-10 पेंटिंग है, उस 8-10 पेंटिंग में ये 10-11 सिंबल है। इस 10-11 सिंबल में कौन कौन से सिंबल यूज हुए हैं, ठीक है, उन सिंबल्स का एक ग्रुप बनाना है। ठीक है। मान लेते हैं कि जो भी सिंबल्स यूज हुए थे उसमें छाप का यूज नहीं हुआ। ठीक है ना। उसमें स्वास्तिक का यूज नहीं हुआ, जैसा आपने बोला कि कहीं पे बैन है जर्मनी में। ठीक है ना। तो सेकेंड स्टेज में आके मेरे साथ क्या हुआ कि हमने मर्ज किया, उसको एक ग्रुप में बनाया इन सिंबल से। कुछ सिंबल्स हमारे कम हो गए। ठीक है। सिंबल्स कम क्यों हुए, क्योंकि वो सारे सिंबल कंटेम्पररी आर्ट के जो पेंटिंग्स थे उस पेंटिंग्स में इस्तेमाल नहीं किए गए। ठीक है। और मेरा जो स्टडी है वो पारंपरिक चिन्हों का जो प्रादुर्भाव कंटेम्पररी आर्ट है उसमें है, उसके इवेल्युएशन को लेके उसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज को हम देखेंगे। ठीक है ना। ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है
रिकम्बाइन। ठीक है, अब 3 चीजें हैं कंटेम्प्रेरी आर्ट में, ट्रेडिशनल सिंबल्स का इमर्जेंस। ठीक है, मेरे पास इमर्जेंस को लेके, इसमें हमने एक इमर्जेंस को लेके एक बाई एसोसिएट में एक पर्टिकुलर थियरी बना रखा है, बना लिया है ना, दिख रहा है CGA, दोज वर द कैरेक्टर्स फॉर द कंटेम्प्रेरी आर्ट, am I right? आप लोग सुन रहे हैं मेरे को? यस सर, यस सर। ठीक है, अब आप ये मेरा ये जो इमर्जेंस का कैरेक्टर है जिसको मैंने लिया है बाद में, जो हमने सिंथेसाइज कर लिया CGA, ठीक है ना। अब ये जो बाइसोसिएट वाला है, इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे जो मर्ज किया हमने ना, ये वो सारे सिंबल है जिसको कंटेम्प्रेरी आर्ट में प्रैक्टिस किया जा रहा है। ठीक है ना। अब इन सिंबल्स में से वो कौन से सिंबल ऐसे हैं जो CGA, ये जो 3 इंडिकेटर है, पैरामीटर है इमर्जेंस के, उसके आधार पे मैप प्रॉपरली हो रहे हैं पॉजिटिवली और निगेटिवली दोनों तरीके से। तो यहाँ पे आपके 2 ग्रुप बनेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपका यहाँ पे आपका यहाँ पे 2 ग्रुप बन गया, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। ठीक है, ठीक है। एक में हमने पहले में क्या किया, स्प्लिट किया, स्प्लिट करने के बाद हमने 2 पार्ट में उसको बता दिया उसके फंक्शन के हिसाब से। ठीक है, किसके आधार पे, ये जो हमने सिंथेसाइज किया CGA अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। हमारे पास 2 डिफरेंट ऑब्जर्वेशन मिले थे, एक डी एसोसिएशन की तरफ मिला था और दूसरा बाइसोसिएशन। जो डी एसोसिएशन था, जो रिमोट थिंकिंग वाले स्टेज पे था, वो तब बना था जब हमने यहाँ से जो हमने ये ग्रुप, पहला ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप को जब डिसकंस्ट्रक्ट किया था अपने थॉट के आधार पे। ये जो है CGFA मेरा थॉट था, ठीक है, और जो CGA था मेरा वही थॉट था जिस थॉट को लिटरेचर से सपोर्ट मिला था। जब हमने बातचीत किया था उन लोगों ने उस पर एग्रीमेंट दिखाई थी। ठीक है, तो जो जिनसे हमने बातचीत करी वो अनऑफिशियल क्यों हम बोलते हैं। ठीक है, जब उन्होंने हमें बताया, जरूरी नहीं कि वो अपने पॉइंट पे सही हो, जब वो सोच रहे हो वही सच्चाई हो, रियलिटी हो, वो जरूरी नहीं है। इसलिए हम लोग 2 ग्रुप बनाते हैं। एक ग्रुप बनाते हैं इस संदर्भ में भी बना सकते हैं ग्रुप, एक इस संदर्भ में बनाते हैं। ठीक है ना। लेकिन जो हमारा दूसरा वाला ग्रुप होता है ना, यहां 2 ग्रुप नहीं बनता, यहां एक ही ग्रुप बनता है। ठीक है ना। सुनिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिकम्बाइन के बाद रिकनेक्ट करते हैं। रिकनेक्ट किसके साथ करेंगे, जो हमारे रिमोट थिंकिंग पे। रिकनेक्ट किसके साथ करेंगे, जो हमारा एसोसिएशन में तीसरा चरण है जिसको हम डिसोसिएशन बोल रहे हैं। वहां हमने क्या किया था, वहां हमने क्या किया था, हमने यहां देखा कि एसोसिएशन में हमने बनाया ग्रुप, निकटतम, उससे संबंधित और एक संबंधित नहीं है। ठीक है, सेकेंड स्टेज में, जो कि एसोसिएट फ्लेक्सिबली है। ठीक है, एसोसिएट फ्लेक्सिबली के बाद जो तीसरा ग्रुप बताया, अब हमने उसको देखा, मैंने कहा कि जो मैंने सोचा था उसके कुछ पॉइंट्स इसमें भी है, कुछ पॉइंट्स उसमें भी है, तो उसमें से निकाल के मैंने एक ग्रुप, नया ग्रुप बना दिया। वो 3 ग्रुप जो है उनको हमने छोड़ दिया, वो अकेले रह गए, है ना। हो सकता है वो 2, 3, 7 कुछ भी अकेले रह सकते हैं, एक नया हमने बना दिया।
ये जो नया CGFA वाला ग्रुप बना है ना इमरजेंस का, वो ग्रुप मेरा अपना वो ऑब्जर्वेशन है, वो ओपिनियन है जिसको मैं स्टडी करना चाहता हूँ। फिर मैंने इस ग्रुप के लेके एक पायलट लेवल पे लोगों के साथ इंटरेक्ट किया जो लोग उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से संबंधित लोग हैं, ठीक है ना। फिर उन लोगों ने बोला कि भैया जो जो तुम्हारा CGFA है उस CGFA में C, G और A ये तीनों तो रिलेटेड है, लेकिन F रिलेटेड नहीं है। F को मैं नहीं मानता, ठीक है। और आपने देखा कि आप 10 लोगों से बात किए, 9 लोग बोलते हैं कि F को मैं नहीं मानता, तो आपने कहा कि चलो भैया इसको यहाँ रख लेते हैं। अगर मान लीजिए 10 के 10 लोग ACGFA चारों को एक्सेप्ट कर लेते तो आपका यहाँ चारों हो जाएगा, ठीक है ना। चूंकि नहीं किया तो आपने CGA कर दिया। अब आपने जब कॉम्बिनेशन किया उसमें पहले आपके पास बहुत सारे सिंबल हैं जो ट्रेडिशनल सिंबल्स हो सकते हैं। उन ट्रेडिशनल सिंबल्स में से आपका जो निश्चित जो फीचर है, ट्रेडिशनल सिंबल्स का जो फीचर जो आपने तय किया हुआ है, एग्जाम्पल के लिए हमने माइथोलॉजी माना, तो अगर माइथोलॉजी सिंबल तय किया हुआ है तो हमने क्या किया, माइथोलॉजी के सिंबल्स का जो उन सभी सिंबल्स में से माइथोलॉजी से सिंबल से ज्यादा संबंधित थे उनको यहाँ पे लिख दिया, तो हमें 11 सिंबल मिल गया। अब इन 11 सिंबल के साथ हमें ये देखना था कि जो माइथोलॉजिकल जो चीजें हैं उससे संबंधित एग्जैक्टली माइथोलॉजी को जस्टिफाई करने के लिए कौन कौन सी है, ठीक है, जो कि मेरे जो क्या बोलते हैं कंटेम्प्रेरी आर्ट में प्रैक्टिस हो रही है। कंटेम्प्रेरी आर्ट के हमने 8-10 पेंटिंग लिए, उन 8-10 पेंटिंग में हमने ये देखा कि ये इसमें से कौन से सिंबल प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, चित्रित किए जा रहे हैं। तो हमने देखा कि उसमें से दो सिंबल चित्रित नहीं किए गए कंटेम्प्रेरी के जितने केस स्टडी के लिए जितने आपने पेंटिंग लिया, तो सभी चिन्हों को आपने मर्ज कर लिया, एक ग्रुप बनाया जो कि कॉम्बिनेशन में फ्लेक्सिबल थिंकिंग में आ गया आपका। अब उसका स्टेप आगे का स्टेप क्या था कि जो हमारा बाई एसोसिएट था CGA, जिसमें लोगों की राय भी मौजूद थी, हमारे जो कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट के साथ लोगों की ओपिनियन भी शामिल था। उस ओपिनियन के आधार पे आपने क्या चीजें होनी चाहिए क्या चीजें नहीं होनी चाहिए उसका 2 ग्रुप बना लिया, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट में आता है रिकनेक्ट। रिकनेक्ट आपको किस चीज से करना है, जो आपका सिर्फ अपना ओपिनियन था जिसमें जो दूसरों के साथ इंटरेक्शन किए थे जो हटा दिए वो नहीं था, उसके आधार पर आपने करना है। तो उसके आधार पर जब रिकनेक्ट करेंगे, क्योंकि इस 7वां चरण है सर, तो 7वें स्टेज तक आने तक आपका आप ब्रेन स्टॉर्मिंग भी साथ साथ कर रहे हो। उस ब्रेन स्टॉर्मिंग में आपको ये समझ में आने लगा कि ये जो 2 अलग अलग ग्रुप बने इसमें से दूसरा ग्रुप तो मुझे लेना ही लेना है, पहला ग्रुप तो लेना ही लेना है जो कि उसके सपोर्ट में है, ठीक है। लेकिन मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जो मेरी ये F वाली है जिसको इन लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया, उस F के हिसाब से, ठीक है ना, ये 2 एक मिनट, ये 2 था ना, ये एक्सेप्टेड था, ये नॉट एक्सेप्टेड था, ठीक है ना। तो मैंने कहा जो ये मेरा F वाला यहाँ पे नहीं था, अगर मैं इस F वाला, यही तो मेरा अपना रिसर्च वाला मुद्दा था, तो इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ये F वाला के लिए यहाँ पे अग्नि चक्र त्रिशूल तीनों चीजें हैं, तो मैंने इसको क्या किया, इसके साथ कनेक्ट कर दिया, उसको ले लिया, बाकी को हटा दिया, ठीक है ना। अब कॉम्बिनेशन करके हमारे पास प्राकृतिक चिन्हों की लिस्ट बन गई जिसको इवेल्युएट करेंगे। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपने यही प्राकृतिक चिन्ह क्यों लिया अपने PhD के लिए, तो आपके पास एक जस्टिफाइड आंसर होगा कि नहीं होगा? कृष्णा जी? जी सर, जी सर। समझ में आया यहाँ तक? टफ लग रहा है समझना? थोड़ा नया है। समझने कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? देखिए मैंने दोबारा भी करके बताया उस स्टेज तक, ठीक है ना। आप लोग प्रैक्टिस करिए और जो नहीं समझ में आए कल फिर पूछिए, कल क्लास में शुरुआत में। इन करिए, जरूर नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, कतई नहीं आने वाला, इसी गारंटी मैं दे सकता हूँ, ठीक है ना। फिर आता है हमारा तीसरा एब्स्ट्रैक्शन। सर वो कल की क्लास में मुझे एसोसिएशन के बारे में थोड़ा बताइए सर। कॉम्बिनेशन मुझे समझ आया, एसोसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम है। कल की एसोसिएशन आज ही बताया ना मैंने आपको। एसोसिएशन क्या होता है ना कि सर वो एसोसिएशन वाला कॉम्बिनेशन वाला चार्ट मुझे समझ आया थोड़ा थोड़ा, एसोसिएशन में थोड़ा जो मैंने कल बताया था, जो मैंने आज बताया नहीं, अभी जो कलरफुल ये है वो थोड़ा मुझे दिख भी नहीं रहा, ब्लर है शायद इस वजह से। ये ब्लैक वाले में जो है, हाँ सर वही, हाँ। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए क्या होता है ना कि जब
हम लोग एक प्रैक्टिस करते हैं जब हमें बहुत सारी चीज़ों में से कुछ कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करना होता है। हमारे पास बहुत सारा लिटरेचर है? किसने पूछा था ये बात? सिद्धार्थी ने? सिद्धिदात्री, सिद्धिदात्री। तो सिद्धिदात्री देखिए क्या होता है ना कि हमारे पास ना किसी भी कोई भी चीज़ अवेलेबल होती है हमारे पास, उससे उस पर्टिकुलर जिस चीज़ को हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं ना, अगर लिटरेचर की बात करें, हमारे पास एक वास्ट लिटरेचर होता है। ठीक है, ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस चीज़ से रिलेटेड कोई लिटरेचर अवेलेबल ही नहीं है। बात तो है कि हम उस चीज़ से रिलेटेड लिटरेचर को खोजते कैसे हैं। तो उसको खोजने के लिए हमें डीप में जाना पड़ता है। जब डीप में जाते हैं और कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ते हैं, तो उस कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग स्टिमुली करते हैं। स्टिमुली क्या 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 होता है कि उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स होते हैं ना, मल्टीपल कीवर्ड्स की लिस्ट बनाते चले जाते हैं। वो हमें लगे कि वो हमारे से संबंधित है कि नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बनाते जाइए, बनाते जाइए, बनाते जाइए, खूब ढेर सारा कीवर्ड्स। लेकिन एक बात, तब एसोसिएशन करिए। एसोसिएशन कैसे करना है? आपका जो रिसर्च है, समकालीन कला में पारंपरिक प्रतीकों का प्रादुर्भाव, ठीक है, ये आपका है। तो प्रादुर्भाव, इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? प्रादुर्भाव पहले वाले स्टेज में हमने इमरजेंस को लेके किया, क्योंकि हमारे पास स्टिमुली के हिसाब से बहुत सारे कैरेक्टर्स अवेलेबल है, लेकिन प्रादुर्भाव से संबंधित ही कौन है ये हमें नहीं पता। पता है? नहीं पता है। उसको पता करने के लिए हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो उसके एक्सप्लोरेशन के लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि जो हमारा क्या बोलते हैं, रिमोटनेस के स्केल पे जो हमारी थिंकिंग का प्रोसेस है पर्टिकुलर एसोसिएशन के लिए, उसको हमने कंडक्ट कर लिया, जिसमें पहला स्टेज आता है एसोसिएशन फ्रीली। ठीक है, एसोसिएशन का यहाँ पे सीधा सीधा संबंध यही है कि जो भी हमारे स्टिमुली है ना, बहुत सारे कीवर्ड्स जो इकट्ठे हो गए, उन कीवर्ड्स में से उठा के मेरे जो कंटेम्प्रेरी आर्ट इमर्जेंस है, उस इमर्जेंस के संदर्भ में हमको उसको सेट कर देना है, एक ग्रुप बना देना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसमें हमने इमर्जेंस को लेके कुछ हमारे परसेप्शन थे और उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स हमने ढूंढा, कुछ मिले। ठीक है, रिसर्च में मिलने के बाद हमने उसको वहां से पिक कर लिया कि ये सारे हमने ढूंढा था, ये रहा, ये कैरेक्टर। तो ABCDEFG तक हमें कैरेक्टर मिल गया, 7। हमने क्या किया, एसोसिएशन फ्रीली में सबसे पहले वो जो 7 मिले ना, उसको रख लिया, ये स्टिमुली है। ठीक है, और जितने कैरेक्टर रखा, हर कैरेक्टर पे उस जो ऑथर था उसका सरनेम और ईयर जरूर डाल दिया। ठीक है, तो ये मेरा जो है कोई बहकी बात नहीं है, ये थियराइज्ड बात है। जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, उसके बेसिस से बात कर रहा हूँ। उसके बाद एसोसिएट फ्लेक्सिबिलिटी हमने किया। हमने देखा कि 3 चीजों में जो इमरजेंस है वो हमारा ट्रेडिशनल कंटेम्प्रेरी आर्ट के संबंध में होना चाहिए, ये मेरा कोर कॉन्सेप्ट, कोर रिलेशन बनेगा। उसके लिए सबसे पहले बताया, जिसको निकटतम बोल सकते, कोर बोला तो CE, उस ABCDE में से CE मुझे कोर दिखा। ये मेरे ऑब्जर्वेशन से था, ये मेरा थॉट था, सॉरी, ये हाँ एसोसिएशन बनाया जो उसके साथ जस्टिफाई कर रहा था। तो CE बनाया, उसको कोट कर दिया। फिर हमने निकटतम किया जो विद इन डोमेन, जैसे कि कंटेम्प्रेरी आर्ट, इन आर्ट, तो आर्ट से रिलेटेड जो है तो ABF वो हमने बना दिया दूसरा ग्रुप। अब हमने देखा कि इसमें से ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दोनों आर्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इमर्जेंस से रिलेटेड जरूर है। तो हमने DG करके एक तीसरा ग्रुप बना दिया। अब हमारा अपना एक ऑब्जर्वेशन था, उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हमने इमरजेंस करना था, तो उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हमने इसको रीचेक किया। तो रीचेक करने के बाद हमें लगा कि ये तीनों कैटेगरी में C वो मैं सोचता हूँ, G मैं सोचता हूँ, F भी मैं सोचता हूँ, A सोचता हूँ, लेकिन ये जो EBD है ये मैं नहीं सोचता। तो आपने क्या किया, EBD को उन तीनों ग्रुप को छोड़ के बाकी को लेके एक नया ग्रुप बना लिया, डिसोसिएशन। इसको डिसोसिएशन किया, इसको अलग कर दिया इस ग्रुप में से, इस ग्रुप में से निकाल के नया ग्रुप बना दिया। ठीक है, अब ये जो नया ग्रुप बना ना CGFA, ये आपका अपना जो हाइपोथेटिकल थॉट था उस चीज को लेके, उस थॉट के हिसाब से एक आपने स्टेटमेंट बना दिया। अब आपने क्या करना है कि इस जो डी एसोसिएशन वाले लेवल पे CGFA, ये जो 4 कीवर्ड के साथ जो आपका अपना थॉट है, उस थॉट के हिसाब से आपको जो आपके प्रोफेसर है, जो उस फील्ड में, जिस फील्ड में आप रिसर्च कर रही है, ट्रेडिशनल सिंबल्स और कंटेम्प्रेरी आर्ट, उस फील्ड के जो विद्वान है, उन विद्वानों के साथ आपने डिस्कस किया, अनऑफिशियली डिस्कस किया, कोई क्वेश्चन बना के नहीं लेके गए, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा। उसके बाद आपने उसको इवेल्युएट किया, उन्होंने आपको, और आपको लगा कि मैंने 10 लोगों से बात करी, 10 लोग में से 8, 9, 6, 7 लोगों से ज्यादा लोग, या 8, 9 लोग, वो लोग कहते हैं कि जो F है ना, वो मतलब उस पर बात नहीं करते, उस पर अपना एग्रीमेंट नहीं देते। ठीक है,
तो आपने उस एफ को निकाल के बाइसोसिएट करके CGA बताया। ये आपका द मोस्ट सिंथेसाइज जो है इमर्जेंस का एक कैरेक्टर डेवलप हो गया। Basically, हम चीजों को फिल्टर कर रहे हैं और लास्ट में एकदम फिल्टर्ड हमें ये मिल रहा है रिजल्ट, है ना? एकदम राइट, एकदम राइट, ठीक है ना, आसान शब्दों में। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन के लिए फिर हमने क्या किया कि बहुत सारे वही स्टिमुली, यही वाला प्रोसेस है, बस हमने ये जो फ्लेक्सिबल थे, एसोसिएट फ्लेक्सिबली वाला जो काम किया था ग्रुप का, उसको लेके एक सिंगल ग्रुप बनाया बेस्ड ऑन द जो हमारा फीचर है जैसे मेथोलॉजी, फिर मर्ज किया, ठीक है ना। जो भी, चूंकि हमारा जो स्टडी है वो ट्रेडिशनल सिंबल का कंटेम्प्रेरी आर्ट में क्या स्टडी चल रही है उसको लेके है। तो कंटेम्प्रेरी आर्ट में जो सिंबल, कंटेम्प्रेरी आर्ट के लिए हमने कुछ एक सर्टेन जो सर्टेन पेंटिंग का सिलेक्शन किया होगा, एक हो सकता है, 10 हो सकता है, 20-25, जितने भी पेंटिंग आपने पिक किया होगा कि कंटेम्प्रेरी आर्ट की ये मेजर पेंटिंग्स हैं जिन पे लोग बात ज्यादा करते हैं, मैं इन्हीं को लूंगी, या ये मेजर पेंटिंग है जिसको लोग बोलते हैं कि इसमें ट्रेडिशनल सिंबल का यूज हुआ, मैं यही लूंगी। फिर आपने वो लेने के बाद आपने ये जो आपने आइडेंटिफाई किया हुआ सिंबल था ना माइथोलॉजी से रिलेटेड, इन सिंबल्स को उसमें देखा कि उसमें काम हुआ कि नहीं। फिर आपने देखा कि जो है ये छाप और स्वास्तिक दो ऐसे सिंबल थे जिसका किसी ने उन 10-20-50 चित्रकारों ने चित्रण नहीं किया, तो आपने इनको हटा दिया। ये कहते हुए हटाया कि कंटेम्प्रेरी आर्ट में इन दोनों सिंबल का यूज नहीं हुआ है, ठीक है, तो आपने हटा दिया, आपने ये ग्रुप बन गया। ये अब ये आपका ये जो ग्रुप बन गया, ये वो ग्रुप बन गया जिसमें आपने बोला कि हुआ है प्रैक्टिस, ठीक है। अब आपका इमरजेंस की बात है, ठीक है, ट्रेडिशनल इमरजेंस की बात है, ठीक है ना। इमरजेंस के कॉन्टेक्स्ट में आपने एक थियरी या सिंथेसाइज थियरी आपने बना लिया इमरजेंस के हिसाब से, जो फिल्टर करके CGA वाला। अब CGA के हिसाब से आपने इस सिंबल्स को रिफाइन किया कि ये देखने के लिए कौन से सिंबल्स इस तीनों के दृष्टिकोण में शामिल है, इमरजेंस के कॉन्टेक्स्ट में है, दिख रहे हैं, विजिबल है, और कौन नहीं है। तो आपको दिखा कि वेव, लहर, चक्र, ध्वज, कलश, ये 4 चीजें, ठीक है, वो CGA के कॉन्टेक्स्ट में डिपिक्टेड थी, तो आपने उसका एक अलग ग्रुप बनाया, और ये डिपिक्टेड नहीं थी, इसका एक अलग ग्रुप बनाया। अब जो CGA कॉन्सेप्ट है वो जिनके साथ आपने डिस्कशन किया उनके मत को लेके भी है, ठीक है। जिन्होंने F जो तीसरा वाला है डिसोसिएशन में, उसमें F को हटवा दिया। जो F जो था ना वो आपका थॉट था, लेकिन आपने कहा कि मुझे इसको इवेल्युएट करना है क्योंकि ये मेरा की एलिमेंट होगा, न्यू फाउंड, कहते हैं ना कि रिसर्च से वो इनोवेटिव चीज क्या निकल के आई, न्यू लर्निंग, न्यू नॉलेज क्या निकल के आया। तो आपने कहा कि ये जो F है ना यही तो न्यू नॉलेज मुझे देगा, तो आपने F को कंसीडर करते हुए फिर इसमें से सर्च करके एक ग्रुप बनाया। जो आपने मर्ज वाले स्टेज पे किया था वही आपने रिकनेक्ट वाले ग्रुप में किया, लेकिन आपने जो रिकनेक्ट किया तो आपने अपने जो आपका डिसोसिएशन लेवल पे जो आपने एक ग्रुप बनाया था उस ग्रुप के कॉन्टेक्स्ट में किया। तो अब उसमें क्या हुआ कि आपने जो रिजेक्टेड था उस रिजेक्टेड से अग्नि, चक्र और त्रिशूल को भी ऐड कर लिया। इस तरीके से 7 प्रतीक चिन्ह थे जिन प्रतीक चिन्हों का आपने चुनाव किया, जिसका आप कंटेम्प्रेरी आर्ट में इमरजेंस में इवेल्युएशन करेंगे। समझ में आया पूरा? मैंने फिर से रिपीट किया। क्लियर है? क्लियर है? यस सर, यस सर, यस। ठीक है, आप लोग ऐसे कर सकते हैं फिल्टर करके। हाँ सर, कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आती है बारी आपकी लास्ट में एब्स्ट्रक्शन की। इसमें पहला आएगा कंस्ट्रक्ट। अच्छा सुनिए, शुभम मैम आर यू देयर? शुभम मैम,
ठीक है, यही है कंस्ट्रक्ट, कंसेप्चुअली, डीकंस्ट्रक्ट, रीस्ट्रक्चर और ट्रांसफॉर्म। तो अब हमारा इस स्टेज पे, एब्स्ट्रैक्शन वाले स्टेज पे, ये जो 4 स्टेज देख रहे हैं ना, कंस्ट्रक्ट, डीकंस्ट्रक्ट, रीस्ट्रक्चर और ट्रांसफॉर्म, जब हम ट्रांसफॉर्म वाले लेवल पे आ जाएंगे ना, वहीं पे हमारा पूरा थियरी बिल्ड हो जाएगा, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है ना? शुभम मैम, आर यू देयर? नाउ देखिए, जो ये तीसरा स्टेज है ना, ये तीसरा स्टेज लॉन्ग है, इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक काम जरूर करिएगा आज। ठीक है? और 1 2 3 4, इसमें कितने लोग हैं? ठीक है ना? मतलब आप लोग जितने लोग भी प्री पीएचडी कोर्स में इनरोल्ड हैं, ठीक है ना, आप सभी लोग जो भी आप टॉपिक सोच रहे होंगे ना, मुझे पता है कि अभी आप लोगों का टॉपिक फाइनल नहीं हुआ है। ठीक है ना? टॉपिक फाइनल नहीं हुआ है ना, लेकिन एक टेंटेटिव टॉपिक लेके चल रहे होंगे, लेके चल रहे हैं। यस सर। हाँ ना, कुछ तो बोलिए, कुछ समझ में आया मुझे। यस सर, यस सर, यस सर। तो जो टेंटेटिव टॉपिक लेके चल रहे हैं ना, उस टेंटेटिव टॉपिक पे लेके आप ये जो दो स्टेज का जो है ना एक्सरसाइज करके आइएगा। ये जो पीपीटी है ना, मैं वही अभी आपके इसी ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है ना? यस सर, शेयर कर दीजिए। रुकिएगा, मुझे स्टॉप शेयरिंग करना पड़ेगा ना पहले। I need something.